नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस का यह बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में ये तीनों बताए गए हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ये आतंकी रहने वाले हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के लाल किले की ब्लास्ट के बाद जब मेट्रो गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और अब इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। ये दिल्ली से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। ब्लास्ट के बाद से दिल्ली पुलिस का ये अब तक का बड़ा एक्शन। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आईएसआई के ये लगातार संपर्क में थे। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इस वक्त की अहम खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। देखिए, अब तीनों के कनेक्शन को खंगाला जाएगा और जांच आगे बढ़ेगी तो और कई सफेद पोश के नाम सामने आ सकते हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कैसे पुलिस इन तक पहुंची है? क्या इनके बारे में जानकारी सामने आ रही है? क्या इनके पास कोई हथियार मिले? कहां से इनकी गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय जो टेररिस्ट मॉड्यूल है उसका जो पर्दाफाश है किया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो इस मॉड्यूल का सरगना है शहजाद भट्टी, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था, इसको लेकर जो गिरफ्तारी है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए, यूपी, एमपी और पंजाब से 3 आतंकियों को जो गिरफ्तार करने का काम है वो जो है किया गया है। इन गिरफ्तारियों के बाद अगर हम बात करें, जो आतंकी थे वो गैंगस्टर नेटवर्क चलाते थे, हथियार विस्फोटक तस्करी का काम जो है ये जो है किया करते थे। हालांकि अभी औपचारिक रूप से जो जानकारी है शाम को 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस, उसके जरिए जो है पुलिस की तरफ से जो है दी जाएगी कि इन जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं वो जो है किस तरीके से जो है काम करते थे, या फिर अगर हम बात करें तो किस तरीके से इनके पास में कौन कौन से हथियार जो है वो बरामद होते हुए जो है नजर आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, ये फौरी तौर पर जो जानकारी है दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में धमाका हुआ था, उसके बाद में कई जो गिरफ्तारियां हैं वो लगातार चल रही थी, उसी तर्ज पर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार छापेमारियां कर रही थी और उसी के बीच ये जो गिरफ्तारी है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आई है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है स्पर्श, ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा संजीदा मामला है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण, बस से पहुंचे नक्सली। तो एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ये सिलसिला चल पड़ा है। नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। एक बार फिर 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बसों में बैठकर नक्सली पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ी कामयाबी है ये। 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके पहले कल भी नक्सलियों ने सरेंडर किया था। आधा दर्जन नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिसमें चैतू और अन्य जो बड़े नक्सली थे उन्होंने भी सरेंडर किया था। लगातार हर दिन ये सरेंडर हो रहे हैं और ये सरेंडर तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे हो या संबोधन आयोजित किया जा रहा हो, जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है डीजीपी आईजी, उस दौरान ये सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लगातार जो कोशिशें हो रही थी नक्सल मुक्त भारत करने की, उस दिशा में ये एक बड़ी कामयाबी है और सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको भी ये दर्शाता है। देखिए, बस के जरिए, बस में पहुंचकर ये सभी पहुंचे हैं 37 नक्सली जिन्होंने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है।
तो हर दिन लगातार ये आत्मसमर्पण की खबरें अब आ रही है और मार्च का जो टारगेट था वो लगता है कि मार्च से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वही बस है जिसमें तमाम नक्सली जो है बैठकर 37 नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा। और ये देखिए अंदर की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो नक्सली हैं जो अब तक जो है लाल सलाम के जरिए जंगलों में एक हिंसा का माहौल तैयार कर रहे थे, उसमें साथ दे रहे थे, लेकिन अब ये उन तमाम रास्तों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये समर्पण है जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो मार्च का डेट है उससे पहले ही लगता है कि तमाम नक्सल जो है वो अब हिंसा का रास्ता छोड़ करके बिना एक गोली खर्च किए ही वो अब नए रास्ते की तरफ बढ़ेंगे और बेहतर सामाजिक जीवन जीने को तैयार है। तो जैसे जैसे नक्सली कमांडरों का उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम मोदी की मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी समेत कई अहम मुद्दों को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है। पीएम मोदी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है। उधर डीजीपी कॉन्फ्रेंस तीसरे दिन भी जारी है जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद है। सीएम साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सभी का योगदान जरूरी है, हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सिक्योरिटी सिस्टम पर मंथन हुआ था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, NS अजीत डोभाल सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अहम बैठक में मौजूद रहे। 4 सत्रों में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कार्यक्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सिक्योरिटी सिस्टम के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी में बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन साझा करने के लिए बेहद जरूरी प्लेटफॉर्म बताया। तो जिस तरह से आज इस कॉन्फ्रेंस का समापन हो रहा है, ऐसे में 3 दिनों में इस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, आज तीसरा और अंतिम दिन है, ऐसे में आज कौन कौन से सत्र होने जा रहे हैं, अब तक कौन कौन से सत्र हो चुके हैं, क्या बड़ी बातें अब तक निकल कर आई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन नवा रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। 28 से 30 नवंबर तक का यह पूरा सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन जो 28 नवंबर को जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था और आज समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। लगातार 2 दिन प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल रहे और कल जब प्रधानमंत्री पूरे करीब 12 घंटे तक के डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर यह कहा कि यह एक अच्छा मंच है जिसमें तमाम जानकारियां साझा होती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय होते हैं उस पर जो है सभी अपनी बातें रखते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है, जो आज डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के समापन पर वे संबोधन देते हैं, वह संबोधन का कार्य शुरू हो चुका है और इसके बाद जो है औपचारिक रूप से इस सम्मेलन का समापन हो जाएगा। आपको दिखाना चाहूंगा कि IIM के बाहर जो है जो पूरे जो बल तैनात है वे अब कहीं ना कहीं अलर्ट मुद्रा में भी आ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन समाप्त होगा उसके बाद जो है वे जो है तमाम लोगों से एक औपचारिक मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री सीधे जो है M1 स्पीकर हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि जो विषय इस बार रखे गए थे, खासकर जो है नक्सलवाद, आतंकवाद, इसके अलावा महिला सुरक्षा, साथ ही साथ जो है
पुलिसिंग में जो है फोरेंसिक विज्ञान और एआई का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये तमाम विषय थे। इसके अलावा जो है खुफिया विभाग की ओर से भी जो है जो अधिकारी शामिल है उन्होंने भी बताया कि जिस प्रकार से खुफिया विभाग की जो जानकारियां होती है, जो इनपुट होती है, वे कहीं ना कहीं जो है जो फोर्सेस के साथ होते हैं वे इसे शेयर करते हैं और इसका जो लाभ है कहीं ना कहीं पूरे देश को मिलता है। हालांकि वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनकी बड़ी भूमिका रहती है। इससे पहले जब बात कर ले, इसी महीने की बात कर ले, 10 नवंबर को जब दिल्ली में विस्फोट हो, उससे पहले जो है खुफिया विभाग को जो है यह जानकारी मिल चुकी थी कि जो बड़ी मात्रा में जो है आरडीएक्स लाया गया था, जो विस्फोटक लाए गए थे। और इसके बाद जो है हालांकि दिल्ली घटना हो चुकी थी, लेकिन जो बड़ी घटनाएं और होने वाली थी उसे रोकने में कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बल कामयाब हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि जो बड़ी घटनाएं और हो सकती थी कहीं ना कहीं उस पर जो है विराम लग चुका है। क्योंकि डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में जो है तमाम बातों पर तमाम जो विषय थे उस पर बातें हुई और इसका लाभ जो है निश्चित रूप से जो है आगामी दिनों में जो है पूरे देश को मिलेगा। क्योंकि आगामी 1 वर्ष के लिए जो सुरक्षा नीति है यही तैयार हुई है, छत्तीसगढ़ की धरती पर तैयार हुई, तो इसका लाभ जो है तमाम देशवासियों को मिलेगा। साथ ही साथ जो है नक्सलवाद की बात कर रहे थे, तो नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ ने जो उदाहरण पेश किया वह जो है अब तमाम राज्यों के लिए रोल मॉडल भी साबित हो सकता है कि किस प्रकार से जो है नक्सलवाद, जो कि 4 दशक से अधिक समय तक के जो है छत्तीसगढ़ के लिए एक कलंक बना हुआ था, उसकी जो है अब समाप्ति होती नजर आ रही है। जो तमाम टॉप कैडर थे, टॉप कमांडर थे नक्सलियों के, वे लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। लगभग जो है 15 से 20% ही जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में वह बचा हुआ है। पहले यह माना जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 80% जो पूरे देश के, जाहिर सी बात है जिस तरह से ये पूरा सत्र चला है इसमें कई बड़ी बातें कही गई है और आने वाले समय के लिए एक रोड मैप भी तैयार हुआ है। बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, संसद का शीतकालीन सत्र कल से। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद में बहस हो, व्यवधान नहीं। सदन में सभी मुद्दे पर होगी चर्चा, सदन अच्छे से चलाएंगे। विपक्ष ने सुझाव को गंभीरता से लिया, किसी ने नहीं कहा सदन नहीं चलने देंगे। एसआईआर मुद्दे पर रिजिजू ने कहा, मैं इलेक्शन कमीशन प्रवक्ता नहीं हूं। मोदी सरकार संसद में पेश करेगी 14 महत्वपूर्ण बिल। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। तो संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो सदन में हंगामा कर सकता है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में सभी दल इस बात पर सहमत है कि संसद की कार्यवाही अच्छे से चलनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं संसद में बहस हो, व्यवधान ना हो, यही उम्मीद करता हूं। तो देखिए, व्यवधान की बात जरूर कही जाती कि नहीं हो, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि सत्र में हल्ला हंगामा होता है। ऐसे में इस बार कितना ये सत्र जो है वो फ्रूटफुल होगा, कितना ये काम करने लायक रहेगा, ये आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। एसआईआर की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में 12 राज्यों में 7 दिन एसआईआर की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। पहले 4 तारीख आखिरी तारीख थी 4 दिसंबर, अब इसे बढ़ा दिया गया है 7 दिनों के लिए और 11 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक बड़ा अपडेट है ये। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है एसआईआर से जुड़ी। अब उन लोगों को, उन बीएलओ को थोड़ी सी राहत मिलेगी जो चाहते थे कि इस प्रक्रिया में उन्हें थोड़ा समय मिले। और सबसे अच्छी बात है कि जो कर्मचारी इस काम में लगे हैं उनके वेतन में भी चुनाव आयोग ने बढ़ोतरी की है। तो ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दी है। अब ये 11 दिसंबर तक कार्य चलेगा। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और 7 दिनों के लिए एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। और चलिए राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शाम 7:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे विधायक। लैंड पूलिंग एक्ट कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस।
समर्थन मूल्य पर खरीदी, खाद के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार। देखिए सत्र बहुत छोटा है लेकिन हंगामेदार ये सत्र रहने की बात कही जा रही है। महज 3 से 4 दिनों का ये सत्र होना है और ऐसे में आज ये जो बैठक होगी इसके जरिए कोशिश की जाएगी कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए और उन मुद्दों को सामने रखाया जाए जो पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में रहे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से चौपाटी हटाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से इस मामले को उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। मामले पर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि चौपाटी अवैध थी इसीलिए टूटी। यूथ हब के नाम पर जब चौपाटी बनी तब उनका कोई विरोध नहीं आया। सिंगल एजेंसी को चौपाटी का टेंडर दिया गया तब कोई सामने नहीं आया। साइंस कॉलेज चौपाटी मामला और इस मामले पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ महापौर मीनल चौबे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। मैडम, लगातार चौपाटी को लेकर जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय है, अन्य कांग्रेसी नेता है, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। हटाने की बात जो है वो लगातार शैक्षणिक स्थलों से घिरे हुए स्थल पर जब चौपाटी निर्माण हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने उसका वहां पर विरोध किया था। जनता ने बढ़ चढ़कर हमारे साथ उस विरोध में हिस्सा लिया था। बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था जिसमें जनता की पूरी सहभागिता थी। तत्काल बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने हमको भरपूर मैंडेट दिया, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो शहर की सरकार हो, और जनता की मंशा थी कि चुनाव में आने के बाद हम उस चौपाटी को हटाएंगे। अवैध चौपाटी को हटाया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर क्यों राजनीति कर रही है। जनता को यूथ हब का सब्जे बाग दिखाकर वहां पर चौपाटी बनाया गया। 60 दुकानें पूरे यूथ फूड कोर्ट के रूप में खोल दिया गया। तब वो कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? जब यूथ हब को चौपाटी बनाया जाया था तब कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं आया? यूथ हब के नाम पर चौपाटी बनाकर एक सिंगल एजेंसी को दे दिया गया, तब जनता कहाँ थी? आज वो गरीबों के हिमायती बनकर आ रहे हैं। तो जब सिंगल एजेंसी के रूप में उस चौपाटी को दिया गया तब ये कांग्रेसी नेता कहाँ पर थे? एक सिंगल एजेंसी को देने के बाद 60 उनके किराएदार, जिनको लगभग 25,000 रुपए की राशि में दुकानें किराए पर दी गई हैं, उनको जब 1000 सीटर तत्कालीन नालंदा परिसर का जो हमारे पास स्वीकृति आई उसके बाद उनको मात्र 300 मीटर की दूरी पर उनको वहां से शिफ्ट किया गया। लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टेंडर जारी हो गया, दुकानें आवंटित हो गई। अगर अवैध थी तो वैधानिक तरीके से कैसे आवंटित कर दी? मतलब कांग्रेस की सरकार है, उनको पहले से पता था कि यहाँ पर कोई यूथ हब नहीं बन रहा है, चौपाटी बन रही है। वो मानसिक रूप से इसलिए तैयार थे। इसीलिए जब यूथ हब के नाम पर चौपाटी बना तो उनका कोई विरोध नहीं आया। 60 दुकानें फूड कोर्ट के रूप में खुल गई तब कांग्रेस का कोई विरोध नहीं आया। गरीबों के मसीहा बनने वाले कांग्रेस की सरकार ने जब एक सिंगल एजेंसी को उस चौपाटी का टेंडर दिया गया तब कोई सामने नहीं आया। तो इस प्रकार की सस्ती राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी मामले पर महापौर मीनल चौबे ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि यूथ हब कभी वहां पर बन ही नहीं सकता था। देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले समय में ये चौपाटी मामला और कितना ज्यादा तूल पकड़ता नजर आता है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के राजेश मूणत जी और मीनल चौबे जी दोनों लोगों ने ठेकेदार से दुकानें मांगी थी कि हमारे कार्यकर्ता को दुकान दीजिए। उनको दुकान नहीं मिली। जब ये अवैध था तो आपने कैसे दुकान मांगी? और अभी इसमें गरीब की बात करते हैं। 2 चौपाटी है, एक बूढ़ा तालाब की चौपाटी, यहाँ का फूड कोर्ट तो हटा दिया। जो एक्चुअल में चौपाटी है उसको कब भारतीय जनता पार्टी, नगर निगम और जिला प्रशासन हटाएगा उसकी डेट को बताए। लगातार चौपाटी को लेकर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस है। ऐसे में अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। हालांकि जिन दुकानदारों को शिफ्ट किया गया है वो अपनी आर्थिक मजबूरी को लेकर परेशान है। उनको लगातार इस बात की चिंता सता रही कि उनका भविष्य कैसे आगे सुरक्षित हो पाएगा। बहरहाल इस खबर पर अपडेट पहुंचाएंगे। रुक करते अगली खबर का। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज हुआ है और जिसे सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मन की बात, डीजीपी कॉन्फ्रेंस और लोकल फॉर वोकल को लेकर INS 24/7 से भी खास बातचीत की। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 128वां संस्करण बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री समेत सभी ने मन की बात सुनी। लोकल फॉर वोकल के संदेश के साथ 128वें संस्करण इसलिए खास रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ की भूमि पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मंत्री खुशवंत साहब हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मौजूद है यहाँ पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री। आज 128वां संस्करण कितना खास, किस रूप में इसके देखते हैं आप? आज का जो मन की बात है वो ऐतिहासिक मन की बात रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मन की बात हम सबको सुनने मिला। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी रहे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, मंत्रीगण, विधायकगण और सभी यहाँ की जनता यहाँ पर उपस्थित रहे। और बहुत सारे नवाचार, नई सोच, नए काम जो हमारे भारत देश में हो रहे हैं उसके बारे में जानकारियां मिली। और साथ ही एक बड़ी बात कि किस प्रकार, किस तीव्र गति के साथ हमारा भारत देश उन्नति और विकास कर रहा है उसकी भी जानकारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। जैसे कि खाद्यान्न के बारे में उन्होंने बताया, इस 11 सालों में किस तरीके से बहुत तीव्र गति से वो खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारे हनी के मधुरश के बारे में भी उन्हें बताया कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां की वो आज फेमस हो रही है। फिर नए टेक्नोलॉजीज के बारे में उन्होंने जानकारी दी और वोकल फॉर लोकल के बारे में उन्होंने हमेशा की तरह फिर से हम सबको कहीं न कहीं मार्गदर्शन किया। और हम सब दृढ़ संकल्पित हैं कि हमारे भारत देश में निर्मित वस्तुओं की हम खरीदी करेंगे और हमारे भारतीय जो इसको बनाने वाले जो नागरिकगण हैं उनको आगे बढ़ाने का काम होगा। खुशी जाहिर की है और लोकल फॉर वोकल का संदेश देते हुए आज 128वें संस्करण का जो भाग है मन की बात का वो पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात है वो कही है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का पल है, गौरवान्वित कर देने वाला पल है। साथ ही साथ जो डीजीपी जो कॉन्फ्रेंस है उसे लेकर भी बड़ी बात जो है सभी ने कही। कैमरामैन भूपेश जांगवी के साथ मोनिका दुबे, INET 24/7 रायपुर। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। और आगे देखना ना भूलिए सुपर 60 मेरे साथ, सिर्फ INET 24/7। नमस्कार।